Students, today we have another property of liquid, that is optical activity. Today we have to explain the concept of optical activity and how will we determine this optical activity of any liquid. Optical activity. Or because this is actually is the concept pertaining to the interaction of light with matter. So इसमें क्या होता है कि लाइट जो है वो लिक्विड के साथ, क्योंकि हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये है कि लाइट जब लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो क्या 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 फिनोमेनन हो सकते हैं, मगर यहाँ पे वो बहुत सारे हैं। उसमें एब्जॉर्प्शन हो सकती है, उसमें रिफ्लेक्शन हो सकती है, उसमें ट्रांसमिटेंस हो सकती है, उसमें स्कैटरिंग भी हो सकती है, रिफ्रैक्शन भी हो सकती है। वो नहीं, मगर हमने वो प्रॉपर्टी देखनी है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम चेक करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक लाइट होती है जो कि ऑर्डिनरी लाइट है, उसमें बहुत से डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो हम उस प्लेन, वो जो डिफरेंट प्लेन वाली लाइट है, तो वो एक सिंपल आपके पास ऑर्डिनरी लाइट है जिसमें डिफरेंट प्लेन्स होते हैं। तो क्या होता है कि उन प्लेन्स को एक ऐसा पोलराइजर लगाया जाता है जो कि ऑप्टिकल फिल्टर होता है। वो क्या करता है कि वो उस पोलराइज्ड लाइट को, जिसपे डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, उनको एक सिंगल प्लेन वाली लाइन बनाता है। वो जो सिंगल प्लेन वाली लाइन बनती है उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है किसी लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो डिफरेंट लिक्विड्स की अपनी प्रॉपर्टी है। कौन सी? कि दे डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी। दे कैन रोटेट दैट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट वेज। वो क्या होता है, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती है और क्लॉकवाइज भी वो लिक्विड जो है उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकता है। तो उससे तो ये डिफरेंट लिक्विड्स की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इससे बेसिकली एक रोटेशन को हम डील कर रहे होते हैं, तो इसको हम ऑप्टिकल रोटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जब ऑप्टिकल रोटेशन की हम बात करते हैं तो ऑप्टिकल रोटेशन के साथ हमारे एक और वर्ड आ जाता है कि जब रोटेशन है तो कोई एंगल बनता होगा, तो वो फिर ऑप्टिकल रोटेशन को हम एक एंगल की फॉर्म में मेजर करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक लाइट है, तो लाइट जो है आपके पास उसमें डिफरेंट प्लेन्स वाली वो लाइट है, ओके। ये डिफरेंट प्लेन्स हैं उससे लाइट के, ठीक है। तो क्या होता है कि इस फिनोमेनन में हम यहाँ पे एक ऑप्टिकल फिल्टर रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑप्टिकल फिल्टर। वो क्या करता है कि इस डिफरेंट प्लेन्स वाली लाइट को एक सिंगल प्लेन वाली लाइट में ट्रांसफर करता है, कोई ऐसी सिंगल प्लेन। तो ये जो लाइट है, ये जो सिंगल प्लेन वाली है, इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब क्या होता है कि ये लाइट जब किसी लिक्विड, जो आपके पास सब्सटेंस है जिसकी बेसिकली आप प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, किसकी? लिक्विड की, उसके साथ इंटरेक्ट करती है, तो लिक्विड क्या करता है? लिक्विड हैज द एबिलिटी टू रोटेट दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये किस तरह रोटेट कर सकता है? ये दो तरीके से रोटेट कर सकता है। ये उस लाइट को, ये आपके पास सिंपल है, वो प्लेन जो है आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो लिक्विड क्या करता है कि ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि ये इस लाइट को राइट में रोटेट करवा सकता है, प्लेन पोलराइज्ड जो आपके पास प्लेन या लेफ्ट में। तो जब ये लेफ्ट में रोटेट करवाता है तो ये क्या बन जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं अल्फा। ये ऑप्टिकल रोटेशन को डिनोट करने के लिए अल्फा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज है इसको यहाँ पे हम नेगेटिव से शो करते हैं। और ये जो नेगेटिव होता है, जब कोई भी लिक्विड
किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेक करता है, उसके नेगेटिव रोटेट करता है, तो उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, और उसके साथ नेगेटिव रोटेट करता है। तो नेगेटिव इंडिकेट्स लीवो में रोटेशन, और जब ये पॉजिटिव रोटेशन रहती है मीन कि क्लॉकवाइज, तो इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, और इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटिव। ओके, तो ये बेसिकली फिनोमेना होता है। इसमें हुआ क्या कि एक्चुअली इन दिस केस द पोलराइज्ड लाइट होती है आपके पास, जिसमें डिफरेंट पोलराइजेशन होती है, डिफरेंट प्लेन्स होते हैं। लाइट व्हिच हैज डिफरेंट प्लेन्स, when it passes through an optical filter, that optical filter has the ability to retain different light with different planes, but passes the light which has the only one plane, single plane, तो उसको कहते हैं plane polarized light. And when this plane polarized light interact with a liquid, the liquid has the ability to rotate that plane polarized light either into clockwise or into anti-clockwise. If it rotates the plane polarized light into clockwise direction, then it will be called dextrorotatory rotation. And we will show or write a positive sign that show clockwise rotation over here in particular case. And when that liquid rotates plane polarized light into or anti-clockwise direction, then it will be called levorotatory. तो ये है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली क्या है कि लिक्विड्स की एक अपनी प्रॉपर्टी है कि जब लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वो उस लाइट को इधर क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या एंटी क्लॉकवाइज करवा सकता है। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये काम करते हैं, जो हमें हेल्प करता है, उसको कहते हैं पोलैरीमीटर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पोलैरीमीटर। तो इसमें ये आपने एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड की थी। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को आप शो किससे करते हैं? अल्फा से। ठीक, यहाँ पे हम अल्फा, फिर हमारे पास आती है, और ये जो एंगल होता है तो इसको हम कहते हैं ऑब्जर्व एंगल, जो कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट से मिलता है। और उस इंस्ट्रूमेंट में जो फिनोमेनन हो रहा होता है, जो प्रोसेस हो रहा होता है, वो यही है कि आपके पास ऑर्डिनरी लाइट है जिसमें डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, ऑप्टिकल फिल्टर लगा होता है, फिल्टर के बाद क्या होता है उसमें वो लाइट को एक सिंगल प्लेन में कर देता है, फिर लिक्विड आता है, लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर यहाँ पे एनालाइजर भी लगा होता है, ऑप्टिकल एनालाइजर। वो क्या करता है, जो कि आपको बताता है कि ये लिक्विड ने उस लाइट को किस में रोटेट किया। ठीक है, तो ये बेसिकली लिक्विड जो है वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। समटाइम ये भी आपने जब पढ़ते हैं तो ये लिखा होता है कि कुछ कायरल कंपाउंड जो है वो प्लेन को वो जो है वो रोटेट कर देते हैं। ठीक है, उसमें हम समटाइम भी कहते हैं कि एक्चुअली वो बॉन्ड रोटेट होता है। बॉन्ड रोटेट नहीं होता, बल्कि वो कंपाउंड जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में आपके पास मौजूद है, वो क्या करता है कि वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाता है। ठीक है, तो ये अब एक होती है, इसके साथ हम आगे चलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। तो उसको हम कैसे शो करते हैं? ये अल्फा जो स्पेसिफिक आपके पास आ जाता है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, उसको आप किससे शो करते हैं? अल्फा, और यहाँ पे आप लैम्डा और डी लिखते हैं। ये लैम्डा क्या है? वो वेवलेंथ जो आप यूज करते हैं उस लाइट सोर्स की। यहाँ पे आपके पास सोर्स भी होता है, वो जो भी सोर्स है, सपोज कि ये इससे लाइट निकल रही है और जो कि डिफरेंट प्लेन करती है। तो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये ऑसिलेट करती है, तो ये इसका मतलब ये है कि दैट वेव, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव इज ऑसिलेटिंग विद डिफरेंट प्लेन्स। तो जब वो ऑप्टिकल फिल्टर से पास होती है देन इट विल ऑसिलेट ओनली इन सिंगल प्लेन। तो वो जो सिंगल प्लेन वाली ऑसिलेशन होती है उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये डी बेसिकली डी लाइन होती है, जो कि सोडियम लैम्प जो हम यूज करते हैं, सोडियम की डी लाइन
तो ये फिर इसका जो फार्मूला है वो क्या है, ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। तो ये ऑब्जर्व रोटेशन जो कि पोलैरिमीटर से जब आप लिक्विड वहाँ पे रखते हैं कुछ करते हैं तो वो आपको एक रोटेशन देता है, वो होती है ऑब्जर्व रोटेशन। और लेंथ क्या है, लेंथ उस ट्यूब की है कि जिसमें आपने, ये वो ट्यूब है जिसमें आपने, लेंथ ऑफ ट्यूब जिसमें आपने वो सैंपल रखा होता है, ठीक है। और सी वो जो लिक्विड है जो जिसकी जो भी कंसंट्रेशन है वो वाला। मसलन आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो क्या था, सुक्रोज के बारे में, आपने स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड की थी किसकी, सुक्रोज की। तो उसमें आपने सुक्रोज का सोल्यूशन बनाया था, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन बनाने के बाद आपने क्या किया था, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं डिफरेंट वो बना के, और फिर उनकी, तो वो जो सोल्यूशन डिफरेंट बनाए थे उनकी कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे रखते हैं। वो लेंथ वो जो आपको होती है वो यूजुअली मिलीमीटर से मिलती होती है, उसको आप जैसे में सेंटीमीटर में जिसमें बस देते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि ऑप्टिकल रोटेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये डिफरेंट लिक्विड्स की डिफरेंट होते हैं, तो ये एक ऑप्टिकल जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, लिक्विड्स को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ओके। ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करने के बाद फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, वो है यूजली वेपराइजेशन। क्या है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या है, ये वो फिनोमेना है, प्रोसेस है जिसमें वेपर्स बनते हैं। अब आपको पता है और वेपर्स का बनना किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे लिक्विड्स के अंदर। तो बेसिकली वेपर्स बनते कैसे हैं, आप एक बीकर लेते हैं, सपोज बीकर में आपने लिक्विड ले लिया, आप उसको ऊपर रख देते हैं, तो क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ग्रेटर होती है। तो वो क्या करते हैं, वो सरफेस पे आते हैं लिक्विड की, तो सरफेस के आने के बाद चूंकि उनकी एनर्जी जो है that is greater than the average kinetic energy, so they has the ability to escape from the surface। तो वो सरफेस से जब ऊपर आते हैं तो वो वेपर्स बनते हैं। तो जिन लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, सपोज आपके पास एक एथेनॉल है और एक वाटर है, तो एथेनॉल में वाटर की निस्बत जो इन कंपैरिजन टू वाटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन एथेनॉल आर वीकर एज कंपेयर टू वाटर। तो क्या होता है कि एक बीकर में आप एथेनॉल ले लेते हैं या ईथर है आपके पास, वो भी ऐसे ही है, और दूसरे बीकर में आप क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। तो क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चूंकि स्ट्रॉन्गर हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली स्लोली आएंगे ऊपर और उनके वेपर्स कम बनेंगे। तो जिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं तो उनके वेपर्स कम बनते हैं, ठीक है। तो ये है वेपराइजेशन का प्रोसेस। फिर इसी वेपराइजेशन के साथ फिर एक प्रेशर की हम बात करते हैं, वो कौन सा प्रेशर है, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वो भी इसी प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर वो होता है कि जब मॉलिक्यूल्स के वेपर बन गए, आपने एक, फिर क्या होता है कि आपने क्लोज कंटेनर उसको रख लिया, अभी हम क्लोज की बात करते हैं। तो क्या होता है जब वेपर्स आते हैं, वेपर्स बने, तो वेपर्स बनने के साथ साथ एक प्रोसेस होता है कि जो कि लिक्विड्स को, वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। वो भी चल रहा होता है, उसको भी आगे हम देखते हैं। तो क्या होता है जब वेपर्स बन जाते हैं, वो वेपर फिर क्या करते हैं कि अपनी एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर। वो वेपर्स क्या करते हैं, उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर अपनी एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। उस फोर्स को फिर हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। इसी तरह अब जिन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है उनके वेपर्स भी कम बनेंगे। जब वेपर्स कम बन रहे हैं तो उनका प्रेशर भी कम होगा, ठीक है।
और जिनका वेपर्स जल्दी बनते हैं उनका प्रेशर ज़्यादा होगा, वो जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो चीज़ है, जो असल चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब जब आप एक बीकर है, उसमें लिक्विड्स हैं डिफरेंट, या एक आप बीकर लेते हैं जिसमें सिर्फ वाटर और एक में ईथर है, तो क्या होता है कि वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी किनेटिक से ग्रेटर है, वो क्या करते हैं जी, वो सरफेस पे आते हैं। जब सरफेस पे आते हैं तो वो वहाँ से वेपर्स बन के निकलते हैं। अब जब वेपर्स बन के निकलते हैं तो फिर साथ ही उनका एक कंडेंसेशन का प्रोसेस भी होता है। तो एक स्टेज आती है कि जब वो जो कंडेंसेशन है और वेपोराइजेशन का प्रोसेस है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस एक कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रही है, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसमें क्या होता है? वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और फिर ये भी होता है, अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एटमॉस्फेरिक से बेहतर हम वो कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर। तो वो क्या होता है कि वो पॉइंट जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो वेपर्स बनते हैं, मतलब बॉइलिंग कब होती है? आप वाटर को बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, बॉइलिंग होती रहती है। एक पॉइंट आता है जब वो बबल बनता है और ब्रस्ट हो जाता है। तो वो ब्रस्ट कब होता है? जब वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो वो ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम किस चीज़ का? कि जब वो वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तो वो चीज़ ब्रस्ट हो जाती है, वो बॉयल हो जाती है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग का कंसेप्ट है कि बॉइलिंग के कंसेप्ट में मेन चीज़ क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर जब किसी लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। ओके, अब इसी तरह ये भी किस पर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अब जिन मॉलिक्यूल्स में, जिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं, उनके वेपर्स कम बनते हैं। ठीक है, जब वेपर्स कम बनते हैं तो उनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए टू बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। वो हायर टेम्परेचर पे जाके बॉयल होते हैं। ठीक है, मसलन वाटर है और ईथर है, वाटर है और एथेनॉल है। वाटर में स्ट्रॉन्गर फोर्स है, तो ये तकरीबन 100 पे जाके बॉयल होता है, और एथेनॉल या ईथर है उनमें वीकर फोर्स है, वो इससे लोअर पे भी बॉयल होता है।